नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज जो देखने वाले हैं आपके आगामी एग्जाम जो कि जून 2025 में होने वाला है एडीओ का, यानी कि सहायक विकास विस्तार अधिकारी का एग्जाम होने वाला है। आज जो आपको बताऊंगा ना, ये 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसी के संदर्भ में जो प्रश्न पूछा गया था। लगभग 40 प्रश्न यहाँ पर मैं आपके लिए बताऊंगा। देखो, हम अगर पुराने एग्जाम को देखते हैं, पिछले एग्जाम को देखते हैं, तो उससे ये पता चलता है कि अभी किस तरीके से पैटर्न में पूछा जा सकता है और किस तरीके से प्रश्न वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इससे होगा क्या कि आपको जो आगामी एग्जाम है ना, उसके पैटर्न के बारे में समझने में सहायता होती है। तो फिर आज हम इसी क्रम में देखेंगे लगभग 40 प्रश्न को। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना, और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास इसे जरूर शेयर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस राज्य में विधायी उद्देश्य के लिए विधान परिषद है। देखो, इस टॉपिक में 40 क्वेश्चन में आपको भारत का सामान्य ज्ञान है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है और हिंदी, और खासकर से जो आजीविका संबंधी है, ग्राम पंचायत संबंधित, कुल मिलाकर 40 ऐसे प्रश्न हैं जो कि 2017 में पूछा गया था। मैं उसी प्रश्न को यहाँ पर लेकर आया हूँ। ठीक है, प्रश्न क्या बोला गया है, राज्य में विधायी उद्देश्य के लिए विधान परिषद है। तो आपको देखना है हमारे देश है उसमें कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद की व्यवस्था की गई है। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है, विधानसभा है, लोकसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो कुछ ऐसे राज्य है जहाँ पर विधान परिषद है। तो कितने हैं, ये रहेगा यहाँ पर कर्नाटक रहेगा। कैसे कर्नाटक, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे देश में अभी वर्तमान में 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद विद्यमान है। कौन कौन से हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और एक है तेलंगाना। तो ये इतने ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है। ये 2017 की क्वेश्चन में पूछा गया था। अगला है, मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। अब आपको बताना है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वहाँ मध्य प्रदेश के कौन सी दिशा की तरफ है। जैसे कि ये क्या है, मध्य प्रदेश, और यहाँ से अपना छत्तीसगढ़ था। तो इसका मतलब है कि दक्षिण पूर्व, ये जो है दक्षिण हो गया और ये हो गया पूर्व। तो दक्षिण पूर्व की जो दिशा है इसमें हमारा छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश से अलग होकर बनाया गया था। तो आंसर आ जाएगा बी नंबर का। अगला है, निम्न में से कौन सा राज्य में प्रशासन का प्रमुख होता है। देखो, प्रश्न क्या बोला गया है, प्रशासन का प्रमुख। तो जो प्रशासन का प्रमुख होता है वह प्रशासनिक अधिकारी ही होता है। इसका मतलब होता है, इसका आंसर मुख्य सचिव रहेगा। जितने भी छत्तीसगढ़ में प्रशासन विभाग है इसका जो प्रमुख होता है मुख्य सचिव होता है। ठीक है, अगला है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्या बोला गया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से आपको पढ़ना है और सही आंसर कौन से आपको लगाना है। केवल वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त के लिए कृषकों की पात्रता कहा गया है। दूसरा है, केवल वित्तीय संस्थाओं से ऋण नहीं प्राप्त किए गए कृषकों की पात्रता है। तीसरा है, दोनों वर्गों के कृषक पात्र हैं। और चौथा है, दोनों वर्गों के कृषक अपात्र हैं। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा वहाँ सी नंबर रहेगा। कैसे, देखो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ऐसे किसान को शामिल किया जाता है जो सरकारी जो सेवा से ऋण लिया हो या ना लिया हो, लेकिन वो सभी पात्र होंगे। तो यही इसका आंसर रहेगा सी नंबर का। अगर प्रश्न ये पूछता है कि इनके जो प्रीमियम की तिथि कब है, क्योंकि 2 फसल होता है तो 2 फसल का अलग अलग चलता है। तो खरीफ फसल के लिए जुलाई में होता है और रबी फसल के लिए दिसंबर माह में होता है। फसल बीमा योजना के तहत सभी खेतों का बीमा, यानी कि फसल का बीमा होता है। 5वां प्रश्न है, इनमें से कौन इस राज्य की शीर्षस्थ महिला है। क्या बोला गया है, इस राज्य की शीर्षस्थ महिला लोक गायिका। तो फिदाबाई मरकाम, मंडवी सिंह, ममता चंद्राकर, आरती जैन। तो दोस्तों अभी तक जो है छत्तीसगढ़ में बहुत से कलाकार हुए, लेकिन अगर प्रमुख कलाकार की बात आता है तो फिर ममता चंद्राकर रहेगा, जो कि लोक गायिका है। 2016 में इसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको याद रखना है 2016 में इसे पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, इसे मिला है। और ये पूर्व में
पूर्व में कुलपति थे कहाँ के, खैरागढ़ विश्वविद्यालय के, है ना। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला है, निम्न में से किस तिथि से भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रारंभ हो गया। अब आपको पढ़ना है वस्तु एवं सेवा कर, इसे क्या बोलते हैं, जीएसटी, है ना, जीएसटी। तो भारत में कौन सी तिथि से जीएसटी प्रारंभ हो गया है, तो आंसर क्या जाएगा, 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 से हमारे देश में जीएसटी लागू हो गया है। जीएसटी एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। अगला है, निम्न में से कौन सी उत्तर कोरिया की राजधानी है। देखो ऐसा प्रश्न पूछा गया था, हो सकता है अगर पूछ दे ईरान की राजधानी, तो आपको लगभग कुछ प्रमुख देशों के नाम को भी याद रखना है जिनकी राजधानी क्या है। यहाँ पर पूछा गया है उत्तर कोरिया की राजधानी, तो आंसर जगह प्योंगयांग रहेगा, प्योंगयांग इसका आंसर रहेगा। और इनके जो राष्ट्रपति है वहाँ किम जोंग उन रहेगा, ठीक, किम जोंग उन जो कि राष्ट्रपति है। अगले हैं, सामान्यतः स्व सहायता समूह के सदस्यों की संख्या होती है। दोस्तों जब भी हम लोग ना स्व सहायता समूह के बारे में पढ़ेंगे या उनके जो कृत्यों के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बता दूंगा। यहाँ पर क्या है, स्व सहायता समूह के सदस्यों की संख्या, इसमें ना 10 से 20 रहता है। जैसे कि आप देखना, अगर 10 है तभी यह मतलब स्व सहायता समूह का संगठन बनाया जाता है। अगर 20 है वहां तक तो ठीक रहते हैं, लेकिन 20 से अगर 22 हो गया तो फिर वो जो 2 लोग रहेंगे ना उसे अलग से रखा जाएगा। जब उनकी संख्या या और लोगों की संख्या 10 से ज़्यादा या 10 तक हो तो उनके लिए एक नया संगठन की व्यवस्था की जाती है। तो आपको याद रखना है 10 से 20 सदस्यों की जो संख्या रहते हैं उसके माध्यम से स्व सहायता समूह की गठन किया जाता है। अगला है, क्रियाशील स्व सहायता समूहों का मूल्यांकन निम्न में से किस दस्तावेज से किया जाता है। क्रियाशील स्व सहायता समूहों का जो मूल्यांकन होता है तो किस तरीके से मूल्यांकन होता है, आपको मतलब किस दस्तावेज से किया जाता है, इस चीज को आपको बताना है। जैसे कि बैंक पंजी से है कि स्व सहायता समूह का कैश बुक या रोकड़ पंजी से है या बैंक का पासबुक से है या उपयुक्त सभी रहेगा। तो डी नंबर सही जवाब रहेगा। क्या बोला गया है, स्व सहायता समूहों का जो मूल्यांकन करना है, उनका विश्लेषण करना है, मूल्यांकन करना है, तो आपको ये देखना है कि उनकी जो बैठक पंजी में कब कब बैठक हुआ है, यानी कि समय समय पर बैठक हुआ है कि नहीं हुआ है। साथ ही साथ उनके जो कैश बुक है, खासकर से लेन देन का है, उसको भी देखने रहते हैं। और पासबुक का जो हिसाब रहता है जिसके माध्यम से कब कब पैसा निकाले हैं, कब कब जमा किया है, ये सभी चीज़ें जो है स्व सहायता समूह को जो मूल्यांकन करना चाहिए इसके लिए मतलब कह सकते हैं प्रमुख रूप से होता है। तो फिर डी आंसर रहेगा। अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष से संपूर्ण देश में लागू हुआ। क्या बोला गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष संपूर्ण देश में लागू हुआ, तो आंसर आ जाएगा इसका 2008। दोस्तों इस चीज को अच्छे समझना, मैंने ना यहाँ पर एक व्याख्या करके लिखा है, आप इसके माध्यम से समझना। इसका नाम जो है पहले नरेगा था, फिर उसमें जो है मनरेगा कर दिया गया, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, तो एम आ गया, है ना। मतलब नरेगा का जो प्रारंभ है वहां 2 फरवरी 2006 को किया गया, लेकिन इसे संपूर्ण देश में लागू जो है 1 अप्रैल 2008 को किया गया। एवं ये क्या है, नरेगा के नाम से था, लेकिन जो महात्मा गांधी के नाम से जो है महात्मा गांधी है ना, नरेगा कहा गया है, मनरेगा कहा गया है, उसे 2 अक्टूबर 2009 से प्रारंभ किया गया है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। 11वां प्रश्न है, मंत्रालय जो ग्रामीण उद्योगों द्वारा आजीविका उपलब्ध कराता है संबंधित है। मंत्रालय जो ग्रामीण उद्योगों द्वारा आजीविका उपलब्ध कराता है संबंधित है, किससे संबंधित है, ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, आपको दूसरा जो ऑप्शन रहेगा इसे सही लगाना है, क्योंकि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग अधिनियम 2006 में आया था और जिसके माध्यम से ये जो मंत्रालय है इनका कार्य रहता है, इनसे संबंधित जो विषय रहते हैं ये तीनों से रहता है। अगला है, निम्न में से किस पशु के दुग्ध में सबसे ज्यादा वसा पाया जाता है, जैसे गाय, बकरी, भैंस, भेड़। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो भैंस है, ठीक है, भैंस का जो दूध रहता है ना इसमें सबसे ज्यादा वसा पाया जाता है।
जैसे कि कंपेयर करते हैं कि गाय का है कि भैंस का है, तो भैंस का जो दूध होता है बहुत ही गाढ़ा रहता है बशर्ते गाय की अपेक्षा, ठीक है। और इसमें 2 अनुपात है, लगभग 2 गुना रहता है। जैसे कि भैंस में क्या होता है, 2 गुना वसा होता है, उसके एवज में 1 गुना कैलोरी होता है, लेकिन इससे आधे जो है गाय में होता है, ठीक है। भैंस के जो दूध होता है वहाँ गाढ़े होते हैं, मलाईदार होता है, और ये जो है पतला होता है, यानी कि जो गाय का है वो। तो आपको याद रखना है, सी ऑप्शन सही लगाना है। अगला है, छत्तीसगढ़ में मवेशियों की सामान्यतः क्या खिलाया जाता है। क्या पूछा गया है, छत्तीसगढ़ में जो मवेशी है जैसे कि गाय है, भैंस है, बकरी है, जो भी रहते हैं, इसको सामान्यतः रूप से क्या खिलाया जाता है। आंसर क्या जाएगा, धान भूसा। धान की भूसा, चाहे आप इसे पैरा भी बोल सकते हो या इसे कट्टी भी बोल सकते हो, ये सभी क्या है जो कि मवेशियों को, खासकर से छत्तीसगढ़ के जो मवेशी है, गाय बैल है, इनको खिलाया जाता है। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, भारत में निम्न में से कौन सी क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। मैंने आपको पढ़ाया था मत्स्य पालन के संबंधित, यह रहेगा नीली क्रांति। नीली क्रांति में मत्स्य पालन है और समुद्री उत्पाद को लिया गया है। मत्स्य क्रांति नीली क्रांति को कहा जाता है, और जिनके जनक हुए अरुण कृष्णन को आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है, मिश्रित खेती से तात्पर्य है कि किसान। यहाँ पर बोला गया है मिश्रित खेती से तात्पर्य है कि किसान क्या है, फसल के उत्पादन के साथ पशुपालन भी होता है, कि एक ही भूमि में 2 या 2 से अधिक फसल की खेती होता है, या एक भूमि में एक समय में 2 अलग अलग फसल है। देखो ये जो बाकी है ना, ये सभी फसल संबंधित हैं, लेकिन मिश्रित खेती में क्या बोला गया है, फसल के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन। जैसे कि एक क्या होता है, फसल लगा दिए है ना, अब उस पर पशुपालन भी करते, कई लोग जो है अलग से चारागाह बनाकर जो है सुअर पालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं। इससे 2 एक ही समय में 2 अलग अलग जो चीज होता है वहाँ होने लगता है, और इसी को कहा गया है मिश्रित खेती। एक होता है जैसे कि एक फसल को बदलकर फिर दूसरी खेती है, तो ये क्या हो गया, फसल चक्रण है। अगला है, भारत में हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति में से इनमें से किन विशिष्ट व्यक्तियों का संबंध था। क्या बोला गया है, भारत में हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, तो ये रहेगा हरित क्रांति का MS स्वामीनाथन हरित क्रांति से है, और वर्गीज कुरियन जो कि श्वेत क्रांति से संबंधित है। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान की स्थापना, रख रखाव और देख रेख का कार्य कौन करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है PDS, जिनके माध्यम से चावल है और जो भी राशन सामान मिलता है वहाँ PDS के माध्यम से मिलते हैं। और ये ऐसा तो नहीं कि ये जनपद स्तर पे रहता है या जिला स्तर पे, तो कहाँ रहता है, ग्राम पंचायत स्तर पे रहता है। तो ए आंसर रहेगा, और ग्राम पंचायत के ही माध्यम से उसे भूमि आवंटित किया जाता है कि इस स्थान पर आपका भवन रहेगा, साथ ही साथ देख रेख भी किया जाता है। तो ये ग्राम पंचायत ऑप्शन सही रहेगा। यहाँ पर मैंने लिखा है अनुच्छेद 243 जी, क्योंकि मैंने बताया था ये जो ग्राम पंचायत संबंधित जो भी कार्य होता है वहाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत ए से लेकर ओ तक की व्यवस्था की गई है। तो इसमें क्या जाएगा, जी में ग्राम पंचायतों के कार्यों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अगला है, विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन हितग्राहियों के चुनाव का अनुमोदन कौन करता है, बताना है। विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन हितग्राहियों का, जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ में क्या चलते हैं, भवन, प्रधानमंत्री भवन के लिए है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो हितग्राही तो फॉर्म भरते हैं, तो अनुमोदन कौन देता है, अनुमोदन देता है ग्राम सभा, अनुमोदन ग्राम सभा देते हैं। फिर वहां से जाता है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के बाद जनपद पंचायत, फिर उसके बाद वहां से स्वीकृति होने लगता है। तो आपको ए आंसर सही लगाना है, और ये 2017 के एग्जाम में पूछा गया था, तो ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, पंचायत वनों के संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि ग्राम पंचायत रहेगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हितग्राहियों का अनुमोदन करना है, इसमें मतलब चयनित नहीं करना है, अनुमोदन यहाँ से। अब देखो आप समझना, जैसे कि एक ग्राम पंचायत है, ठीक है, अब ग्राम पंचायत में 200 लोगों ने फॉर्म भर दिया है,
तो 200 लोगों को तो नहीं मिलेगा। तो 200 लोगों का यहाँ से अनुमोदन होगा, ग्राम सभा से बैठकर एक साथ अनुमोदन किया जाएगा। फिर जो उनका चयन है वहाँ ग्राम पंचायत यानी कि जो मीटिंग रखते हैं, फिर उसके बाद जो जनपद स्तर पे है वो सभी लोग वहाँ से स्वीकृति करते हैं। तो यही आंसर रहेगा ए नंबर का। अगला है पंचायत वनों की संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी है। तो पंचायत वन, जैसे कि छत्तीसगढ़ में आप देखना ज़्यादातर बम्बुल का पेड़ है या बांस का है या जो भी रहता है साल सगुन का रहते हैं, अगर किसी के खेत में ना हो और वो सरकारी भूमि में हो तो वो सभी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। वन विभाग का नहीं, वन विभाग का तो जंगल आ जाएगा, लेकिन गांव है तो गांव में कुछ पेड़ रहते हैं जो कि सरकारी भूमि पर रहते हैं, तो ऐसे में उनका जो अधिकार है, उनका संरक्षण का अधिकार है वहां ग्राम पंचायत के पास रहता है। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय में सही क्या है। अब आपको सही विषय का चयन करना है, 4 ऑप्शन है उसको पढ़कर इसमें से सही जवाब लिखना है। जैसे कि क्या है, आर्थिक सामाजिक जनगणना 2011 के आधार पर हितग्राहियों का चयन किया जाएगा। तो ये बात सही है क्योंकि 2011 के जो गरीबी रेखा कार्ड है उस हिसाब से चयन किया जाता है। दूसरा है बेघर लोगों को मकान के लिए राशि दी जाती है, तो ये भी सही बात है। पिछड़ी जाति को मकान के लिए राशि दी जाती है, तो ये भी बात सही है। और राशि किस्तों में दी जाती है, तो ये भी बात सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी नंबर। क्योंकि देखना, आपको जब राशि दिया जाता है तो उसमें 3 अलग अलग किस्तों में दिया जाता है। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के पंचसूत्र में क्या सुमेलित नहीं है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के पंचसूत्र है। अब उस पंचसूत्र में आपको देखना है क्या सुमेलित नहीं है। जैसे नियमित साप्ताहिक बैठक है कि नियमित साप्ताहिक बचत है कि नियमित साप्ताहिक निवेश है या नियमित साप्ताहिक लेखा संधारण है। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा साप्ताहिक निवेश रहेगा। जैसे कि यहाँ पर है कि नियमित साप्ताहिक बैठक है, देखो यहाँ पर जो है ना ये पंचसूत्र है, नियमित साप्ताहिक बैठक होना चाहिए, साप्ताहिक बचत होना चाहिए। इसीलिए कई लोग करते हैं ना कि हफ्ते में 20 रुपया 50 रुपये जमा करते हैं। साप्ताहिक लेखा संधारण है, जब उस चीज़ का बैठक होता है तो उसमें लेखा जोखा किया जाता है। आंतरिक लेन देन, तो जो ये जो आंतरिक लेन देन है वहाँ इसमें कैसे एक्ट होता है, जैसे कि 15 लोगों का समूह है, 20-20 रुपये जमा किए है ना, अब उस 20-20 रुपये में किसी को जो आवश्यकता है तो वो उठा सकता है ब्याज की दर में। और नियमित ऋण वापसी, अगर आप ब्याज दे रहे हो, बांटने के लिए दे रहे हो पैसा को ब्याज में, तो उसे वापसी करने के भी उसमें होना चाहिए। तो यही रहेगा 5 जो क्या है पंचसूत्र के रूप में। अगला है मनरेगा योजना छत्तीसगढ़ में फरवरी 2006 में लागू की गई। प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में लागू किया गया। किस सूची में गलत जानकारी है। अब देखो ये प्रश्न पूछा क्या गया था 2017 में कि हम सभी को पता है कि फरवरी 2006 में लागू किया गया था। तो फरवरी 2006 की स्थिति में हमारे छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे इसको बताओ। ये रहेगा 16 जिले, है ना, 16 जिले था। उसके बाद 2007 में 2 और जिले बन गए, फिर उसके बाद 2012 में बने, तो वो तो खैर अलग मैटर है। तो 16 जिले थे, उसमें से 11 जिलों में लागू किया गया। अब ये 11 जिले में से 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें लागू नहीं किया गया था। तो सी रहेगा जिसमें रायपुर, कोरबा, महासमुंद शामिल नहीं है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है प्रथम चरण जब चालू किया गया मनरेगा का तो 2 फरवरी 2006 को चालू किया गया, जिसमें 11 जिलों को शामिल किया गया। कौन कौन से हैं, बस्तर, बिलासपुर है, दंतेवाड़ा, धमतरी, जसपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरिया, रायगढ़, राजनांदगांव एवं सरगुजा जिले हैं। ठीक है। उसके बाद जो है द्वितीय चरण जो हुआ 1 अप्रैल 2007 को, यहाँ पर 207 हो गए हैं। इस समय 4 जिलों का चयन किया गया। कौन कौन से हैं, रायपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा और महासमुंद। फिर उसके बाद जो तृतीय चरण चालू हुआ 1 अप्रैल 2008 को, तो छत्तीसगढ़ के जो और बचे हुए जिले हैं या ऐसे कह सकते हैं कि समस्त जिलों में इनका प्रारंभ हो गया। अगला है भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्न में से भारत संविधान के कौन सा अनुसूची अंतर्क्षेपित करते हैं। तो 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये कब हुआ है, 1992 की बात है, 1992 में हुआ है। और ये जो है 11वां अनुसूची, क्योंकि मूल संविधान में 8 अनुसूची है, तो ये जो 11वें अनुसूची है जो है वहाँ
पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जो कि संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम के हिसाब से लागू किया गया था। अगर प्रश्न पूछता है भाग कौन सा में है, तो भाग नंबर 9 रहेगा। अगला है मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत क्या निर्माण करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत क्या निर्माण करना आवश्यक है। देखो, रास्ते का तो निर्माण करना आवश्यक है, ये तो खैर अलग बात है क्योंकि रास्ते तो बनेगा ही, लेकिन जो आवश्यक है उस रास्ते में कम से कम एक तरफ नाली का निर्माण होना चाहिए, जो कि पानी का निकासी हो सके, गंदे पानी का। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। और ये जो है मुख्यमंत्री ग्राम गौरव योजना पथ है, 9 अप्रैल 2012 को लागू किया गया था। अगला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कुल कीमत में केंद्र सरकार के भाग का अनुपात है। जैसे कि स्वर्ण जयंती है, ग्राम स्वरोजगार योजना है, इसके तहत जो है अंशदान दिया जाता है। तो अंशदान में केंद्र और राज्य का जो अनुपात है वहां कितना कितना है, ये रहेगा 75 और 25, यानी कि केंद्र जो है 75% हिस्सा देते हैं और राज्य जो होता है वहां 25% हिस्सा देता है। तो आपको याद रखना है सी ऑप्शन। मैंने यहाँ पर लिखा है कि 1 अप्रैल 1999 से यहाँ प्रारंभ है, क्या है, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, जिसमें केंद्र व राज्य की अंशदान निर्धारित है। अगला है सामाजिक अंकेक्षण में ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा। क्या बोला गया है, सामाजिक अंकेक्षण। तो ये जो है इसका आंसर आ जाएगा, देखो ग्राम पंचायत का सरपंच इसका अध्यक्षता नहीं करता है ना, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ये भी नहीं करता, कार्यक्रम अधिकारी द्वारा नियुक्त सचिव ये भी नहीं करता। तो इसका आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से कोई नहीं करता तो कोई ना कोई तो अध्यक्षता करेगा ही, तो कौन करेगा, ग्राम सभा द्वारा अपने में से चयनित किसी व्यक्ति द्वारा। जैसे कि ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षण होता है, उसमें ना सरपंच कर सकता है ना कोई और रहेगा, बशर्ते वहां पर जितने लोग उपस्थित रहेगा उन्हीं में से एक व्यक्ति को चुना जाएगा कि ये आज की अध्यक्षता करेगा और इसे ही अध्यक्ष बनाया जाता है। तो फिर आंसर आ जाएगा डी नंबर का। अगला है बीपीएल के हितग्राहियों को समुचित प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से भारत सरकार की सहायता से इन राज्य के कितने जिलों में RSET की स्थापना की गई है। दोस्तों RSET का जो हिंदी नाम है वहाँ ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान है। अगर अंग्रेजी में हम देखें तो फिर रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। तो इसमें जो है आपको 27 अलग अलग जो केंद्र बनाए गए हैं जिनके माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला है मुद्रा के अंतर्गत शिशु ऋण योजना में कितने रुपए की ऋण स्वीकृति करने का प्रावधान है। एक देखो भारत सरकार की एक योजना है मुद्रा ऋण योजना, इसके तहत जो 3 अलग अलग चरण बनाए गए हैं। एक तो है शिशु ऋण योजना है और एक तरफ है किशोर ऋण योजना है, एक है तरुण ऋण योजना है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, शिशु ऋण योजना, तो इसमें 50,000 रुपए तक प्रावधान किया गया है। अगर आप शिशु हो और उसके नाम से अगर या वो स्वयं से अगर क्या करना चाहते हैं, ऋण लेना चाहते हैं, तो 50,000 रुपए तक मिल सकता है। दोस्तों मुद्रा ऋण योजना या लोन योजना का जो प्रारंभ है वहाँ 8 अप्रैल 2015 से किया गया है। शिशु के तहत इसे जो है 50,000 रुपये तक से दिया जा सकता है। किशोर ऋण होता है वहाँ 50,000 से 5 लाख तक होता है और तरुण ऋण होता है वहाँ 5 लाख से 10 लाख तक से होता है। अगला है छत्तीसगढ़ में जनजातीय विकास निधि के अंतर्गत कितनी बड़ी विकास परियोजना चल रही है। क्या बोला गया है, छत्तीसगढ़ में जनजातीय विकास निधि के अंतर्गत कितनी बड़ी विकास परियोजना चल रही है। तो आंसर आ जाएगा 77 ऐसे विकास परियोजना हैं जो कि जनजातीय विकास निधि के अंतर्गत वहां चल रही है। अगला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए अपील अधिकारी इनमें से कौन होता है, बताना है। अपील अधिकारी इनमें से कौन होता है, तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है। इसका आंसर आ जाएगा सी नंबर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। इनका जो प्रारंभ है वहां 25 दिसंबर 2000 को हुआ है ना। अगला है देश में नई वाटर शेड परियोजना किस तिथि से कार्यान्वित की गई है। देश में नई वाटर शेड परियोजना
किस तिथि से क्रियान्वित की गई है? तो आंसर जाएगा 1 अप्रैल 2008। 1 अप्रैल 2008 से क्रियान्वित किया गया है वाटर परियोजना। अगला है वाटरशेड परियोजना की बहुस्तरीय पद्धति में कितने स्तर होते हैं? तो इसमें क्या है, अलग अलग स्तर का निर्माण किया गया है, जिसमें से कुल मिलाकर 3 ऐसे स्तर हैं जो वाटरशेड परियोजना के तहत इसे रखा गया है। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत राज्य का वित्तीय अंशदान क्या है? बताना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत राज्य का वित्तीय अंशदान जो है वहाँ 40% है। इसका मतलब है 60% जो होता है वहाँ केंद्र का है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि इसे बिहान कहा गया है, जिसमें केंद्र का 60% है और राज्य सरकार का होता है वहाँ अंशदान 40% होता है। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि ग्रामीण के अंतर्गत शौचालय के निर्माण के लिए कितनी राशि प्रमाणित व्यय के लिए दी जाती है? तो दोस्तों ये जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके तहत जो गांव-गांव में शौचालय का निर्माण किया गया है उसमें 12,000 रुपये की राशि दी गई है। तो ये आपको याद रखना है, जो लगभग सभी के घर में बना हुआ है। तो फिर ए ऑप्शन रहेगा। अगला है सामुदायिक निवेश कोष से स्व सहायता समूहों को आजीविका के लिए कितनी राशि का ऋण दिया जा सकेगा? तो कितनी, मतलब क्या बोला गया है, स्व सहायता समूह को आजीविका के लिए कितनी राशि। यहाँ पर थोड़ा समझना, इसमें क्या लिखा है, सामुदायिक निवेश के लिए। तो जब सामुदायिक निवेश की बात आता है तो फिर इनमें से कोई नहीं रहेगा, क्योंकि 60,000 से लेकर 75,000 रुपये तक से राशि ऋण प्रदान किया जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है ना, तो आपको डी लगाना है। अगर आज की डेट में हम देखें स्व सहायता समूहों को जो ऋण उपलब्ध किया जाता है कम ब्याज पर, ताकि वो अपने से कुछ निवेश कर सके या कुछ जो कार्यक्रम है उसे चला सके, तो इसमें जो है उनकी जो कैपेसिटी रहते हैं और उनका जो है लेन देन देखा जाता है उस हिसाब से है। मैंने कई ऐसे स्व सहायता समूह को देखा है जो कि 10 लाख रुपए तक से वो लोग ऋण लेते हैं सरकार से, बैंकों से। अगले है पर्यायवाची शब्द को कहते हैं। अब यहाँ से हिंदी है। पर्यायवाची शब्द को कहते हैं, क्या कहते हैं? एकार्थक शब्द कहते हैं कि युग्म शब्द कहते हैं कि प्रतिशब्द कहते हैं कि उपयुक्त सभी रहेगा। इसका जो आंसर आ जाएगा सी नंबर सही रहेगा। अर्थ क्या है? भाषा की संपन्नता के यह सूचक है। अगला है निम्न में से हरकत शब्द का अनेकार्थी चुनिए। निम्न में से हरकत जो शब्द है इसका अनेकार्थी चुनना है, यानी कि उनका अनेक अर्थ है। तो क्या रहेगा? गति, चेष्टा और नटखटपन, ये आंसर सही रहेगा, है ना। जो हरकत करते वहाँ गति, चेष्टा, नटखटपन, ये सभी इसके अनेकार्थी के अंतर्गत आ जाएगा। अगला है खुशबू में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं। तो खुशबू लगे हैं तो खुश जो शब्द है वहां उपसर्ग है। अगला है प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो जो प्रत्यय शब्द होता है वहां कितने शब्दों से मिलकर बना होता है? 2, क्योंकि कोई भी चीज होता है वहां 2 शब्दों से मिलकर बनता है। प्रत्यय शब्द 2 शब्द यानी कि प्रतिधन आय से मिलकर बना है प्रत्यय। अगला है दोस्तों, ये प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है जिसे 2017 में पूछा गया था। अब आप इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है? साल दर साल किस समास का उदाहरण है? साल दर साल, अगर हम इनकी विग्रह करते हैं तो हर साल कह सकते हैं या प्रत्येक साल कह सकते हैं। तो बताना है साल दर साल किस समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास कहे कि कर्मधारय समास कहे कि अव्ययी भाव समास कहे कि द्वंद्व समास कहे। तो इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जो बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।